करने का मतलब होता है जमा करना, सही है. सो यू कीप गैदरिंग द फ्रीक्वेंसी to make cumulative frequency. It says the cumulative frequency is the total frequency up to a particular item. A cumulative frequency distribution can be obtained from a frequency distribution and can be illustrated using cumulative frequency curves. सही है. अब यहाँ पे अगर ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ. सही है. ये जो ऊपर टेबल दिया हुआ है उसको मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में ट्रांसफॉर्म करूंगा. अभी कैसे करते हैं? अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व अब यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा. द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज प्लॉटेड अगेंस्ट द अपर क्लास बाउंड्रीज. तो यहाँ पे मैं सिर्फ अब अपर क्लास बाउंड्रीज लिख रहा हूँ. मैं पहली बाउंड्री लिखूंगा लेस देन 6. उससे अगली बाउंड्री क्या लिखूंगा? लेस देन 9. फिर लेस देन 12. फिर लेस देन 15. लेस देन 18. लेस देन 21. सही है. ये एक सेंटीमीटर है हाइट. अब इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप मुझे बताएं कि इस पूरे टेबल को देखते हुए आपको क्या नजर आता है कि लेस देन 6 कितनी फ्रीक्वेंसी थी? तो आप मुझे कहेंगे 1. लेस देन 9 कितनी थी? लेस देन 9 ये वाली कैटेगरी भी थी और ये वाले भी तो लोग लेस देन 9 थे. तो मैं कहूंगा कि इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी. फिर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताएं लेस देन 12 कितने लोग थे? लेस देन 12 कितने लोग थे? तो आप कहेंगे कि ये वाले लोग लेस देन 12 हैं, ये भी लेस देन 12 हैं और ये भी लेस देन 12 हैं. तो हर अगली कैटेगरी आपको नजर आ रहा है कि ऐड होती जा रही है. ये बन जाएगा 14 अगर 11 + 2 + 1 करें. फिर अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी? 24 बन जाएगी, 29 बन जाएगी और 30 बन जाएगी. यानी 30 के 30 लोग जो हैं वो लेस देन 21 तो उनकी हाइट होगी. सही है. यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे होती है? हर अगली फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कर लेते हैं. ऊपर क्या हमेशा लिखेंगे? ऊपर हमेशा अपर क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे. सही है. अब हमें क्या करना है? हमें जो है वो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट करना है. तो हम अगले पेज पे जाते हैं. अगले पेज पे मैंने आपको एक वो बना के दिया हुआ है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए. आप लोगों के पास भी किताब है, प्लीज इसको साथ साथ बना लीजिएगा मेरे. सही है. अब ऑब्वियस सी बात है कि वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही होगी. रेड एक्सिस बना देता हूँ. ओके. मैं यहाँ पे एक्स लिख दूंगा, ईयर्स, और यहाँ पे सी एफ लिख दूंगा. अब मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है? 6 से 9 तक जाना है. सही है. अब पहली मेरी बाउंड्री वैसे 6 पे बन रही है लेकिन 6 से पहले एक 3 भी बनाना पड़ेगा. अभी तो मैं इसको 0 से ही बना रहा हूँ. सही है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 5, 10, 15 ही लिख देता हूँ. ओके. अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में मुझे 30 तक जाना है. मैं इसको भी 5, 10, 15, 20, 25, 30. ओके. ओके. सो अब मैं क्या क्या प्लॉट करूंगा? मैं 6 पे जो है वो 1 प्लॉट करूंगा. सही है. आई नीड टू प्लॉट 6 पे 1.
तो 6 पे 1 जो होगा वो ये डेटा पॉइंट होगा। सही है। जब भी आप कोई इस तरह की प्लॉटिंग कर रहे हो तो बेहतर ये होता है कि आप प्लॉट लगाएं और उसके ऊपर एक सर्कल बना दें ताकि एग्जामिनर को भी नजर आए कि आपने कहाँ पे प्लॉट किया है। फिर 9 पे 3, तो 9 पे 3 should be here, ओके। फिर 12 पे 14, 12 पे 14, 15 पे 24। अच्छा ये प्लीज आपने सबको प्लॉट करना आना चाहिए, ये एग्जामिनर भी आपसे बार बार बनवाता है, उल्टा सीधा बना के आएंगे 0 मिलेगा। एटीन पे 29 ना, I've lost। और 21 पे 30, सही है। Now what I need to do is I need to make a smooth curve out of this। अब यहाँ पे देखें दो बातें लिखी हुई हैं, ये ऊपर कैसे चला गया? ओके यहाँ पे दो बातें लिखी हुई हैं, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना सकते हैं और फ्रीक्वेंसी कर्व भी बना सकते हैं। ये जनरली आपके पेपर में नहीं आता, वो कहता है स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व बनाए। उसने कहा जॉइन द पॉइंट्स विद अ स्मूथ कर्व इन द केस यू आर अज्यूमिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीडिंग्स थ्रूआउट द इंटरवल which may not be even। सही है। तो आपने इसको स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है। स्मूथ कर्व का मतलब क्या होता है कि भाई आप जो है, यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू हाउ टू डू इट, but when we have class next week I will exactly show you how to do it, but how to draw a smooth curve out of it। but right now अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ सिर्फ। सर मलिका वेटिंग रूम में शायद। हाँ मैंने कर दिया, I just saw it। अच्छा this won't really help me। drawing on this tablet is not easy। हमें कंप्लीट करने के लिए एक्स एक्सिस को टच नहीं करना पड़ता ना, करना पड़ता है, उस वहाँ आ रहा हूँ पॉइंट मैं से। अभी आ रहा हूँ। सही है। लेट्स से अभी ये मैं इसको इतना रख लेता हूँ ताकि ये स्मूथ बने प्लीज। I don't know how to draw a smooth curve on this tablet। In any case, let me just shorten so that I can draw it in one go। सर फ्री हैंड बना लेना। वो बहुत ही अजीब बनेगा। सही है। योर कर्व शुड बी स्मूथर। ये अभी मुझसे इस पे बन नहीं रहा बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू ड्राइंग कर्व्स ऑन दिस। वो मैं ऑटो वाला फंक्शन यूज कर रहा होता हूँ उस पर। सही है। अच्छा ये दिस इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। नाउ दिस नीड्स टू बी स्मूथ फॉर टू रीजंस। ये इसके मार्क्स होते हैं स्मूथ बनाने के। दूसरा इसके बाद हमें इस पे से रीडिंग करनी होगी, तो अगर आपका कर्व स्मूथ नहीं होगा तो आप रीड भी नहीं कर पाएंगे। सही है। तीसरी बात ये नीचे जाके ज्वाइन होना चाहिए, ये ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो आप अब आप आपकी ये अपर बाउंड्री 6 थी ना, इसकी लोअर बाउंड्री क्या थी 3, तो आप 3 पे जाके जो है वो इसको जाके ज्वाइन कर देंगे। सो दिस कर्व नीड्स टू कम डाउन टू 3। सही है। हम कहते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स आर ऑलवेज और जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली एस शेप्ड। सही है। ये एस बना हुआ होता है। Okay, and this needs to be smooth so that you are able to read it from your graph। Okay, so what I want you to do is अभी आप लोग जो है वो
अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, बट मेक श्योर दैट यू ड्रॉ दिस, at least this one for you, for yourself today, and when you come into the next class I want to see, बल्कि होमवर्क भी होगा उसमें भी ड्रॉ करने ही होंगे, तो आप ड्रॉ करके देखिएगा। ये देखें, ये इसका बना हुआ है। सही, होमवर्क शुरू कर देंगे? अभी आज की क्लास के बाद बता दूंगा मैं। सही है? ओके, starting again. It is a service carried out to determine the number of pupils in various age groups who are attending nurseries, schools and colleges within a certain area. The results are summarized in the histogram. सही है? अब हिस्टोग्राम बना हुआ है और डायरेक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो क्यों ना हम ये करें कि पहले हम जो है वो फ्रीक्वेंसीज निकाल लें, क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दी हुई होगी। तो हम पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं और फिर हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इन क्लासेस को लेबल करना पड़ेगा। ये देखें, ये 3 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 16 है और ये 18 है। ये मुझे कैसे पता चल रहा है? How am I figuring this out? Because the boxes aren't very clear. Is there another way to figure it out? बॉक्सेस से देख लेंगे, इसमें क्लियर तो नहीं है। तो मैंने यहाँ से देख लिया, देखो नीचे बना हुआ था ना। सही है? That saves me some time at times कि मुझे डायरेक्ट पता चल जाता है। सर ये अगर क्लियर होता तो आसानी से पता चल जाता। कभी कभार नहीं होता ना क्लियर, एग्जाम में भी तुम्हें नजर आएगा कि वो बहुत ज्यादा कोई माइन्यूट वो बने हुए होंगे, तो it's going to be difficult to figure out. So it's best to use what is given in the question, right? Rather than wondering कि भाई वो क्या लिखा हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इनटू क्लास विड्थ। तो मैं कहूंगा कि ये बन जाएगा 2 into 200 which is 400, फिर 2 into 400 which is 800, और ये बन जाएगा 4 into, अब ये कितना है 450, तो ये 1800 फ्रीक्वेंसी बन गई। मैं इसी के ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी फ्रीक्वेंसी टेबल की जरूरत नहीं नजर आ रही। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर टेबल बनाना है तो फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करना होगा। पहली तो अभी इसमें लेस देन 3 तो 0 लिखी हुई है, तो 0 आ गई, फिर 400 आ जाएगी, फिर दोबारा से 400 आ जाएगी, तो सॉरी दोबारा से 400 क्या आ जाएगी, 800 प्लस हो जाएगी तो 1200 होगी। सही है, फिर 3000 होगी, फिर 5000 होगी और फिर 5600 होगी। सबको समझ आ रहा है कि मैं एक एक करके फ्रीक्वेंसी को ऐड करता जा रहा हूँ? 400 पहली थी, फिर 400 प्लस 800 थी, फिर 400 प्लस 800 प्लस 1800 थी, फिर चारों को ऐड किया था, यहाँ से यहाँ तक सारा क्यूमुलेट कर रहा था मैं। फिर वो कहता है ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं नीचे। आप भी ड्रॉ करें, मैं भी कर रहा हूँ, प्लीज कैन यू डू दिस so that you get some practice as well. I can't force you on the screen right now, but given that I can't see you, but please get up, get a pencil and pen and pencil and scale and try to do this with me. ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्जाम में जाके गड़बड़ करके आएंगे, मैं अभी से बता रहा हूँ आपको।
नहीं ये नहीं बनेगा। मैं ये कर इसलिए रहा हूँ बिकॉज इसका अगला पार्ट इम्पोर्टेंट है। 5 एंड कितना है 400 ना। सेवन एंड 1200। Eleven and 3000। Sixteen and 5000। Okay, does this cumulative frequency graph make sense to everybody? एज है और CF है। सर वो थोड़ा कर्व की तरह होता है, वैसा बना नहीं है। जरूरी नहीं होता। ये देखो मैं तुम्हें आगे दिखा देता हूँ, कोई बना हुआ होगा तो। एक मैंने रखा हुआ है इधर, आई डोंट नो इट्स देयर। मैं तुम्हें तुम अगर पास्ट पेपर्स में देखोगे ना तो एक इंग्लिश और वो मार्क्स वाला है, वो वेवी भी है और वो सब है, सो इट डजंट मैटर। ओके सही है। ओके, कमिंग बैक, कहाँ चला गया भाई वो। अब ये कहता क्या है अगले पार्ट में, वो कहता है कि यूज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू एस्टिमेट द एज एक्सीडेड बाय 30% ऑफ द पीपल्स इन द सर्वे। सही है कि 30% के ऐसी एज निकाले जिसके आगे जो है वो 30% लोग हों। सही है, तो पहले तो मैं 30% की वर्किंग कर लेता ना। व्हाट इज 30% ऑफ द टोटल? व्हाट इज 30% ऑफ द टोटल? 560 को 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1680 आ रहा है मेरे पास। ओके, अब सवाल ये है कि यहाँ से टॉप 1680 की बात हो रही है या बॉटम 1680 की बात हो रही है? सर बॉटम से लेंगे ना, ऊपर जाके 100% हो जाता है। अच्छा, हमें दानियाल कह रहा है कि बॉटम से लेते हैं। चलो दानियाल, मैं तुम्हें एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तुमने कहा यहाँ से 1680, तुमने कहा मैं ये ले लेता हूँ, ये वाली वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली जो है वो यहाँ पे आ रही है, तो ये एज आ रही है 8 साल। तुम मुझे कह रहे हो कि अब क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द एज एक्सीडेड बाय 30% ऑफ द पीपल्स। क्या इस एज से आगे जो है वो 30% लोग हैं? क्या नहीं सही है? तो फिर तुम्हारा आंसर गलत हो गया ना। तो सर समथिंग, एज का हम लोग 30% लेंगे। उसने तो कहा 5 6 18 years से 16 18 find the months number of वो people, 30% of the pupils in this survey, age exceeded by 30% pupils। 30% तो pupils का ही लेना है। ओके, दूसरा बंदा भी कौन बोल रहा था? वलीद।
जी सर। क्या बोल रहे थे तुम? सर ये 5,600 में से 680 माइनस करेंगे फिर वो वाला क्या लगाएंगे? Absolutely. I am now talking about the top 1680 people in this question. So what I'm going to do is I'm going to subtract this and see what I get. कितना बन रहा है ये? 4900? 3920। 3920. सही है, तो 3900 अप्रोक्सीमेटली बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3900 पे जाके रीड करूंगा। ओके, okay. So the age that I am coming up with is approximately 13.5 years, right? Okay, 13.5 नजर आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस एज से ऊपर जो है वो 30% लोग हैं? That is what the question was asking me, कि इससे ऊपर जो है ये वाला एरिया जो है that's 30% people. Does everybody understand this idea? This is the confusion that you will often end up with on the exam. आंसर आपने गलत दिखा है। क्या? 3920 होगा ना? तो मैंने 3900 पे लाइन बनाई हुई है ना। हाँ, वो ये एक जीरो ज्यादा रखे और एक टू ज्यादा रखे। सही है, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इंग्लिश स्किल्स पे थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन को डिकोड किस तरह करते हैं। आपने जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने सोचना है कि टॉप वाले की बात कर रहे हैं या बॉटम वाले की। ये केस टू केस डिपेंड करेगा, मैं आपको कोई रट्टा नहीं लगवा सकता, हर क्वेश्चन में अलग होता है। ओके, सो द एज एक्सीडेड बाय 30% ऑफ द पीपल्स। तो मैंने ये देखना था कि ऐसी कौन सी एज है जिसके ऊपर 30% लोग हो, इसलिए ऊपर वाले 1680 की बात हुई। कैन वी गो ऑन? अच्छा, ये वाला इसका ग्राफ पता नहीं मैंने रखा, इसका ग्राफ यहाँ पे मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं ये वाला बना नहीं रहा। आप ये ट्राई करके देख लीजिएगा, ट्राई लेटर। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो है वो हमने एक काम नहीं किया था। वो हमने क्या काम नहीं किया था? हमने मीन निकाल लिया था, मोड निकाल लिया था, हमने मीडियन नहीं निकाला था। सो अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालना है। फॉर अनग्रुप डेटा कंसिस्टिंग ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इन ऑर्डर ऑफ साइज, द मीडियन इज हाफ ऑफ n+1th ऑब्जर्वेशन। सही है। मीडियन का फॉर्मूला हम कहते हैं कि मीडियन पोजीशन का फॉर्मूला होता है। मीडियन होता क्या है? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू व्हेन द डेटा when the data is in ascending order. So मीडियन पोजीशन का फॉर्मूला ये होता है, प्लीज ये याद रखिएगा, आपने n+1 लगाना होता है। ओके, सो लेट्स सी दिस सेट ऑफ नंबर्स। पहला वाला सेट देखते हैं। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आऊंगा। मैं कहूंगा 2 2 3 4 7 7 7 9 3 31। Okay, how many numbers are there? 1 2 3 4। एक 7 ज्यादा लिख दिया मैंने। कितने नंबर हैं? 4 3 7 और 2 9। तो मैं कहूंगा मीडियन पोजीशन का फॉर्मूला लिखूं मैं, हाफ सर ऑफ इसमें इवन और ऑड भी तो देख देते हैं। अभी रुक जाओ। तो मैंने फिफ्थ, सो मैंने कहा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो दैट इज माय मीडियन। सो मीडियन कितना आ गया? 7। सही है।
बी में देखो, पहले अरेंज कर लेता हूँ। 27 है, 29 है, फिर 32 है, 36 है, 2 39 है, एक 41 है, एक 43 है। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने कहा मीडियन पोजीशन का फॉर्मूला लगाते हैं। यार है 4.5, तो मैं कहूंगा कि आई एम नाउ लुकिंग एट द फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशंस। 4.5 पोजीशन का मतलब है कि आप फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन। तो तो दानियाल मैंने ऑड और इवन का चक्कर खत्म कर दिया। मैंने कहा डेसिमल में क्या फिफ्थ आपने कैसे निकाला था? ये 1/2, उसके बाद क्या ए लिखा हुआ है आपने? n+1 है ना? नहीं नहीं, नीचे नीचे पार्ट ए में 9 लिखा हुआ है उस 9 लिखा हुआ है बेटा, 9 9। नंबर से ना, अच्छा, 9। n9 है। ठीक है। ओके, तो मैंने कहा फोर्थ एंड फिफ्थ, मैंने इवन ऑड का चक्कर खत्म कर दिया। मैंने कहा डेसिमल में नंबर आए तो आगे पीछे 2 नंबर ले लो, और अगर होल नंबर आए तो एक ही नंबर हो जाएगा। तो फोर्थ एंड फिफ्थ ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। So the fourth number is 36, and the fifth number is 39. Then the median must be the average of these two numbers. So median क्या हो जाएगा? 36 plus 39 divided by 2. 37 क्या 37 क्या कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा। यही कह रहे हो शायद। Does everybody understand this concept? Yes. तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, if there is an odd number of observations, the median is the middle value. If there is an even number of observations, there are two middle values, C and D, and the median is halfway between C and D. सही है? तो ये मैंने आपको सिंपली बता दिया कि डेसिमल में आए तो आप एक आगे पीछे का नंबर ले लें। तो ये मीडियन पोजीशन का फॉर्मूला लगाना जरूरी है? हम वैसे काउंट करके भी तो कर सकते हैं। मानूर वो काउंट करके बिल्कुल कर सकते हैं। आगे जाके जब स्टेम एंड लीफ डायग्राम बना हुआ होगा तो उसमें at times 30 observations होंगी। It's going to be difficult for you to figure out which one. अच्छा, लेकिन अगर छोटा हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, कोई ऐसा हाँ, मसला तो नहीं है ना? वो that's not an issue, लेकिन जनरली कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होता नहीं है। ओके, ओके। आगे बढ़े। यस। चलें, अब जाहिर सी बात है, अब डेटा तो किसी भी तरह ऑर्गेनाइज हो सकता है, तो हम जो है वो अब मीडियन और क्वार्टाइल्स निकाल के देखते। अच्छा, यहाँ पे क्वार्टाइल्स भी थे। अब मुझे बताओ क्वार्टाइल्स के फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा कि लोअर क्वार्टाइल पोजीशन क्या होती है? 25%। अब अभी मैं परसेंटेजेस में बात नहीं कर रहा, मैं फ्रैक्शन लिख देता हूँ मानो उसको, क्योंकि परसेंटेजेस जब मैं यूज करता ना तो सीएफ में यूज कर रहा होता। मैं कहता हूँ 1/4 of n+1 th। अच्छा, मैं लोअर क्वार्टाइल पोजीशन लिख देता हूँ इसको भी। सही है? अच्छा, इसमें भी वही रूल लगेगा कि होल नंबर नहीं आए, डेसिमल आए तो आगे पीछे की 2 वैल्यूज। सही है? अच्छा, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल होते क्या है कि अगर ये आपका पूरा डेटा सेट है, ये स्टार्ट और ये एंड है, तो बेसिकली ये जो होता है वो मीडियन होता है, मिडिल। अगर मिडिल का भी मिडिल निकाला जाए तो लोअर क्वार्टाइल होता है। अगर मीडियन और एंड का जो है वो मिडिल निकाला जाए तो अपर क्वार्टाइल होता है। और इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इंटर क्वार्टाइल कहते हैं। सही है?
उसने कहा फाइंड द मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज फॉर बोथ सेट्स ऑफ रिएक्शन टाइम्स। सही है, क्या है? रिएक्शन टाइम एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड विद 21 गर्ल्स एंड 24 बॉयज। द रिजल्ट्स आर शोन ऑन द स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स। सही है। आप दोनों का निकालना है, तो मैं जो है वो बॉयज की वर्किंग पहले आपके लिए कर देता हूँ यहाँ पे, फिर आप गर्ल्स की वर्किंग मुझे करके बताएंगे। पहले मैं मीडियन निकाल रहा हूँ, मीडियन निकालता हूँ। हाफ ऑफ 24 बॉयज है ना, 24 plus 1 th, so I get what? 12.5. So I'm looking at the 12th and 13th values. Okay, तो मैंने काउंटिंग करना शुरू की, यहाँ से काउंटिंग करूंगा 1 2 सॉरी स्टेम एंड लीफ डायग्राम में वो बता रहे होते हैं कि बॉयज का निकालना है या गर्ल्स का निकालना है, जैसे ये सवाल था। अगर उन्होंने नहीं बताया हो कि इसका मीडियन निकालना है, ये नहीं बताया किसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों का करोगे, बताया हुआ होगा वैसे तो, ऐसे कभी हो नहीं सकता। सर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जाएंगे 9 से? ये वलीद था। वलीद देखो, 7 लीफ डायग्राम में हम खुद ही असेंडिंग ऑर्डर में होता था ना डेटा। ये देखो, ये डेटा सारा असेंडिंग ऑर्डर में 224 से शुरू हुआ है। अच्छा सॉरी सॉरी, ये नीचे से शुरू हुआ है। ओह माय बैड सॉरी। This 7 leaf diagram starts like that. Please notice this. I'm so sorry. Thank you for noticing. So this is the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, and 12th, and 13th. सही है? 12th and 13th values क्या उनकी observations है? Read करें की के हिसाब से। 1/7 means what? 0.17. 0.17 and 0.17। अब नजर आ रहा है कि जो सारी पहले मैंने पीछे चीजें कराई वो सारी कहीं ना कहीं यूज हो रही हैं। ओके, तो मीडियन क्या निकला? 0.17 plus 0.17 divided by 2 gives me 0.17. ओके, लोअर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल निकालनी है तो लोअर क्वार्टाइल भी निकालना पड़ेगा ना। 24 plus 1 th, 25th का क्या होता है? 1/4। 6.25. 6.25 सही है। अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट ईयर जब मैं ये पढ़ा रहा था तो किसी ने एतराज किया कि सर अब आप 6th और 7th लेंगे क्या? तो बताएं क्या करेंगे। ये सब बात प्लीज गौर से सुन लें, उल्टी सीधी वर्किंग नहीं करके आइएगा। क्या करेंगे? 6th और 7th लूं या कुछ और करूं? सर 6.5 लेंगे। 6.5 कैसे लोगे? 7 से 6.5 निकालें फिर 6.5। देखो, दो काम हो सकते हैं, या तो मैं वेटेजेस लगा दूं 25% उस पे वेट और 75% उस पे वेट। लेकिन एग्जामिनर, अगर आप इनकी मार्किंग स्कीम जाके देखेंगे ना, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है कंसिस्टेंट होने पे। सो इफ यू आर कंसिस्टेंट योर आंसर विल बी करेक्ट। ओके, इफ यू आर कंसिस्टेंट योर आंसर विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने कंसिस्टेंसी अपनी क्या डेवलप की हुई है कि जब भी कोई डेसिमल में नंबर आता है तो मैं आगे पीछे के दो नंबर रीड कर लेता हूँ। So I am now reading the 6th and 7th. 6th मेरे पास क्या नजर आ रहा है? 0.13 और 0.14। तो मैं कहूंगा कि लोअर क्वार्टाइल जो बनेगा वो 0.13 प्लस 0.14 डिवाइडेड बाय 2, 0.135 बन जाएगा। और अपर क्वार्टाइल पोजीशन ये कितनी बन रही है? अह, 18.75. तो फिर से मैं क्या काम करूंगा? I'll take the 18th and 19th values. कंसिस्टेंटली आंसर करना है मुझे। तो दोनों 0.20 रीड हो रही है ना।
So I get what? Interquartile कितनी बनी? Interquartile बनी 0.2 minus 0.135 कितनी बनी? 0.065. Okay? Everybody understands this? नई बातें थी थोड़ी सारी जो आपने पहले नहीं देखी हुई। मैंने आपको बताई कि एग्जामिनर किन किन गलतियों को पकड़ता है। तुम क्या बोलते हो कुछ समझ नहीं आ रहा आजकल। वली तुम्हारा माइक खराब है। सर मैं कह रहा हूँ कॉपी करने दें। जल्दी से करो और जिनके सामने बुक है वो प्लीज गर्ल्स की वर्किंग करें। फाइंड द सेम metrics for girls and then we are going to compare the data sets. 19 और lower quartile 0.155 और 0.215 और 0.06 06. this Does everybody have these numbers? Bushra? Mahir तुमने किया? Mahir जी सर जी, नंबर है मेरे पास। 155 कैसे आया बताओ? कौन सा वाला? गर्ल्स वाला? सर यही आ रहा है। ये कैसे आया बताओ? महir को बताने दो। सर देखे ना वो स्टेम एंड लीफ डायग्राम 1 वाला, आपके लेफ्ट साइड वो, हाँ लेफ्ट किन साइड वैल्यूज पे का गर्ल्स एवरेज है। है? किन वैल्यूज का एवरेज है ये बताओ? इन वैल्यूज का एवरेज है। तुमने क्या कैलकुलेशन? तुमने कैलकुलेशन नहीं की ना, तुम ऐसे बोर्ड पे देख रहे हो ना। कर लो भाई। नहीं नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा इंक जाया नहीं हो जाएगी तुम्हारी। 11th 5.5 ये 5th और 6th वैल्यूज। so 1 2 3 4 5th and 6th इन दो वैल्यूज का एवरेज है। प्लीज जब टाइम दिया करूं तो बैठ के करें सॉल्व, कोई मकसद होता है कराने का। इन एनी केस कुछ नहीं कर सकता मैं जब आप वर्चुअल बैठे हुए हैं तो। सर करने तो दें पूरा आखिरी में। हाँ हाँ करो करो। जिन्होंने नहीं किया मैं तो उससे पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कि अभी एक को पूछा है और भी बहुत सारे पूछूंगा, किसी को नहीं पता होगा क्या हो रहा है। सर ये आपने 5 और 6 नीचे से क्यों लिया? यार बिलाल इसमें असल में ये स्टेम एंड लीफ डायग्राम यूं असेंडिंग ऑर्डर में यूं बना हुआ है। ओके ओके, इसलिए मेरा उल्टा है, ठीक है। That the median is higher for girls. कमेंट क्या है? सर मीडियन हाई है उसका गर्ल्स का, क्योंकि और उसका और दूसरा क्या है? और सर वो जो इसका लोअर क्वार्टाइल भी ज्यादा है और अपर इंटर अच्छा क्वार्टाइल देखो भी ज्यादा है। देखो लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल की अपनी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होती, इंटर क्वार्टाइल की इंटरप्रिटेशन होती है। इंटर क्वार्टाइल तुम्हें क्या बता रहे हैं? इंटर क्वार्टाइल इसकी कितनी निकली? 0.065 और इसकी 0.06। तो हम कहेंगे कि डेटा फॉर बॉयज इज मोर स्प्रेड आउट। डेटा फॉर बॉयज इज स्प्रेड मोर आउट स्प्रेड। है। और लेकिन सर गर्ल्स का तो एवरेज पूरा हाई जा रहा है ना, बॉयज का तो एवरेज हाई जा रहा है मतलब? हाँ वो मीडियन हाई है ना, वो तो कमेंट कर दिया ना तुमने एक। सही है। यहाँ से भी तुम देख सकते हो कि इनका डेटा ज्यादा स्प्रेड आउट हुआ है, इनका डेटा क्लस्टर हुआ है। जी। ओके। फिर एक और कमेंट जो होता है वो हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यूज पे भी एट टाइम्स होता है कि यू कैन रीड के इनकी हाईएस्ट वैल्यूज तो बराबर है लेकिन लोएस्ट वैल्यूज में बहुत फर्क है। ओके, इज एवरीबॉडी क्लियर अप टिल हियर? अच्छा व्हाट यू हैव टू डू इज, देखें वीकेंड जाया नहीं होना। तो इसमें अपर क्वार्टाइल निकालना बता दें।
अपर ये वाली क्वार्टाइल वैल्यू नहीं आ रही। हाँ वो बता दें कैसे आएगा। ये 0.215 है। तो मुझे बताओ इसका नंबर क्या आ रहा था 22 इंटू 3/4 कितना होता है 16.5। 16.5। तो मैंने 16th और 17th वैल्यू रीड करनी है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो पहले मैंने कहा इस वैल्यू को रीड करते हैं। ये वैल्यू क्या है 0.21 और ये वैल्यू क्या है 0.22। ओके हम जो है 1/2 करेंगे ना। तुम पूरी वैल्यू रीड करो ना, तुम सिर्फ लीफ को क्यों रीड कर रहे हो, तुम स्टेम के साथ रीड करो ना बेटा। इफ आई आस्क यू कि तुम मुझे बताओ कि अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, तो तुम इसको 4 तो नहीं बताओगे, तुम ये बताओगे कि 0.24 लिखा हुआ है। इसी तरह ये भी 0.24 लिखा हुआ है। सही।